हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है उस यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन अपना हो चुका था। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के अंदर यूनिट जो सेकंड अपनी है वो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, और यूनिट सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर सेंट्रल डोग्मा या केंद्रीय सिद्धांत की जो प्रोसेस है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अलावा ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के अलावा जीन जो रेगुलेशन है, जीन का नियमन है वो कैसे होता है, इसके बारे में है। तो इस यूनिट के अंदर अपन जो इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा? ट्रांसलेशन रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन या अनुवादन क्या होता है, कितने चरणों में होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट वे के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि अपन डिटेल में ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें अलग से 2-3 क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अपन बिल्कुल शॉर्ट के अंदर ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपका रिविजन फटाफट से हो जाए। इसके अलावा ट्रांसलेशन के अलावा यदि अपन बात करें तो जो जीन रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन या जो जीन नियमन की प्रक्रिया है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन के अंदर भी जो लैग ऑपेरोन मॉडल है जेकब और मोनार्ड का, उस लैग ऑपेरोन मॉडल को अपन डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा कई बार इसके अंदर शॉर्ट नोट टाइप जो क्वेश्चन है वो एटीन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन से भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में भी अपन ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसी जीन रेगुलेशन के अंदर आ जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक अपना रहेगा वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये कैसे काम करता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के अंदर इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन ब्रीफ के अंदर यहाँ पर इन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन के बारे में। ट्रांसलेशन या अनुवादन के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है? अनुवादन या ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एमआरएनए है उस एमआरएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा के अंदर जैसा कि अपन बताते हैं डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को अपन ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जब मैच्योर एमआरएनए बन जाता है, जब आरएनए प्रोसेसिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, पॉली एडिनाइलेशन हो चुका है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो चुकी है, कैपिंग की प्रोसेस हो चुकी है, उसके बाद में जो मैच्योर एमआरएनए बचता है, उस मैच्योर एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशंस को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, या उन इंफॉर्मेशंस को एमिनो एसिड्स के रूप में जोड़ करके
ट्रांसलेट किया जाता है और इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है उसे अपन बोल रहे हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। एमआरएनए के ऊपर जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हैं उन्हें अपन जेनेटिक कोडोन बोलते हैं। जेनेटिक कोडोन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक कोडोन क्या है, उनकी जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि जेनेटिक कोडोन जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। जेनेटिक कोडोन जो है वो ये कह सकते हैं कि कोमालेस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज अपन ने जेनेटिक कोडोन की पढ़ी है वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, वो भी इसी के अंदर आती है। अब ट्रांसलेशन या अनुवादन की जो प्रक्रिया जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशंस हैं वो अमीनो एसिड की फॉर्म में आपस में जुड़ रही है, इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस मुख्यतः 3 चरणों के अंदर पूरी होती है। उसके अंदर मेनली 3 स्टेप या 3 चरण होते हैं। कौन कौन से चरण या कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो एमिनो एसिड है उस एमिनो एसिड को एक्टिव किया जाएगा, तो सबसे पहली स्टेप जो होगी ट्रांसलेशन के अंदर वो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सबसे पहली स्टेप होगी एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल का सक्रियण। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल का सक्रियण, ये अपनी पहली स्टेप होगी। बाद में एमिनो एसिड के एक्टिवेशन या सक्रियण के बाद में अपन जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है उसको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए। जो सक्रिय या एक्टिव हो चुका एमिनो एसिड है उसको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, उसको टीआरएनए के ऊपर स्थानांतरित किया जाएगा और इस प्रक्रिया में अपन स्पेशल एंजाइम्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, और थर्ड जो स्टेप होगी वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, या ये कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस अपन करेंगे। इन 3 स्टेप के अंदर ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर जो एमिनो एसिड हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उनको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने के बाद में जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है उनको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर होने के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होगा। पॉलीपेप्टाइड का जो निर्माण है, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो निर्माण है वो भी 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहला चरण है इनिशिएशन। सबसे पहला चरण कौन सा है, इनिशिएशन है। सेकंड जो चरण है, सेकंड जो स्टेप है वो है इलोंगेशन। सेकंड स्टेप है इलोंगेशन या दीर्घीकरण। और थर्ड स्टेप जो है, तीसरा जो चरण है वो है टर्मिनेशन। तीसरा जो चरण है, तीसरी जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन या समापन। ठीक है, तो टोटल 3 स्टेप है पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण की, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, इन मुख्य 3 स्टेप के अंदर ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एमिनो एसिड का एक्टिवेशन कैसे होगा। देखिए, एमिनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसका नाम है एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज, वो जो एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो एमिनो एसिड को एक्टिव करने का काम करता है। यह एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है। जैसे मान लीजिए
ये एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड को एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम एटीपी का यूज करके, एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज। ये एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, इस एटीपी को एएमपी और पायरोफॉस्फेट में ब्रेक कर देता है और एएमपी को इस एमिनो एसिड के ऊपर ऐड कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, एमिनो एसिड के साथ एक तो जुड़ गई है एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साथ में पायरोफॉस्फेट जो है वो यहां पर रिलीज हो गई है। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आपने एमिनो एसिड के ऊपर जोड़ दिया और पायरोफॉस्फेट जो है वो यहां पर क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। और इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड से साथ में ये एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार से एटीपी का यूज करके इनएक्टिव एमिनो एसिड को एक्टिव बनाया जाता है। ये पहली स्टेप होती है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, फिर ये जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है उसको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और इस स्टेप के अंदर एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज एंजाइम यूज किया जाएगा और वो एमिनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। एएमपी भी अलग हो जाएगी, ये जो एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम था वो भी अलग हो जाएगा और ये जो बचा हुआ एमिनो एसिड है उसको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और टीआरएनए की स्ट्रक्चर यदि आपको पता है तो टीआरएनए की जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है उसमें इस प्रकार से अलग अलग आर्म या भुजाएं अपन बनाते हैं, जिसके अंदर जो टीआरएनए का 3 प्राइम एंड है उस 3 प्राइम एंड की तरफ एक CCA सीक्वेंस होती है और उस CCA सीक्वेंस के ऊपर इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को जोड़ दिया जाता है, इस सक्रियणकारी एमिनो एसिड को जोड़ दिया जाता है। तो ये सेकेंड स्टेप होगी ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए। यहां पर टीआरएनए के अंदर एक आपको पता है एंटीकोडोन आर्म होती है, एंटीकोडोन भुजा होती है, जिसमें एमआरएनए के बिल्कुल अपोजिट नाइट्रोजनी बेस या न्यूक्लियोटाइड यहां पर प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन है उसके एंटी कोडोन यहां पर होते हैं, इसीलिए तो इस आर्म को एंटीकोडोन आर्म या एंटीकोडोन भुजा भी अपन बोलते हैं। और टीआरएनए की यही आर्म या भुजा जो है वो ट्रांसलेशन की इन प्रोसेस के दौरान इसी आर्म या भुजा के द्वारा ये टीआरएनए एमआरएनए के ऊपर जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप होगी ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टू टीआरएनए। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स के ऊपर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स को टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये टीआरएनए जो है वो इन एमिनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर पकड़ करके लाएगा और इन एमिनो एसिड्स को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया जाएगा, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन है वो भी 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रहा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इन तीनों स्टेप्स को अपन ब्रीफ के अंदर बिल्कुल शॉर्ट वे में समझ लेते हैं। बाकी इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिटेल में आपको लिखना है यदि इससे क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से। सबसे पहले इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होगा, जो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है वो ऐसे टीआरएनए से जाकर के जुड़ जाएगी जिसके ऊपर एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है और इसे अपन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और यहां पर बहुत सारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यदि यूकैरियोट्स के अंदर अपन ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो आप देख लेना, उनको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अपन इतना यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एक क्लास के अंदर ये ट्रांसलेशन ही हो पाएगा, इसलिए अपन बिल्कुल शॉर्ट वे के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर बहुत सारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स की सहायता से
इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसमें ऐसे टीआरएनए जिसके ऊपर एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है उनसे राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जुड़ जाएगी, और उसके बाद में वो राइबोसोम की छोटी सब यूनिट वाला जो कॉम्प्लेक्स जो टीआरएनए से जुड़ा है वो एमआरएनए के ऊपर आकर के जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए का 5 से 3 प्राइम एंड है। इस एमआरएनए के अंदर सबसे पहला जो स्टार्टिंग कोडोन है AUG, वो यहां पर मान लीजिए प्रेजेंट है। आगे के कोडोन यहां पर इस प्रकार से आगे कोडोन प्रेजेंट है। सबसे पहले राइबोसोम की छोटी सब यूनिट जो टीआरएनए को लेकर के आई है, यहां पर जैसे मान लीजिए ये टीआरएनए है, ये इसका 3 प्राइम एंड है और इसके ऊपर ये एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ये इस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड के ऊपर जो कैप है वहां पर आकर के जुड़ेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे की तरफ ऐसे चलता जाएगा, और तब तक ये कॉम्प्लेक्स जाएगा जब तक कि स्टार्टिंग कोडोन AUG प्राप्त ना हो जाए। जैसे ही स्टार्टिंग कोडोन AUG आ गया है, उसके बाद में यहाँ से ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और इनिशिएशन फैक्टर रिलीज होने के बाद में राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है वो यहाँ पर आकर के इस प्रकार से जुड़ जाएगी। यहाँ पर राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में 3 अलग अलग साइट प्रेजेंट होती है, जिसमें A साइट, P साइट और E साइट होती है। सबसे पहला जो टीआरएनए आएगा वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, और यहां पर ये जो टीआरएनए है वो इस P साइट के ऊपर इस प्रकार से जुड़ गया है। यहां पर एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट ये जो कोडोन है उनसे टीआरएनए के एंटीकोडोन लगातार मैच किए जाते हैं। यहां पर जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर अलग हुए थे वैसे ही इनिशिएशन की स्टेप कंप्लीट हो गई। इनिशिएशन कंप्लीट होने के बाद ही राइबोसोम की बड़ी या लार्ज सब यूनिट आकर के यहां पर जुड़ी है, और इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये जो राइबोसोम की एक्सेप्टर साइट है वो लगातार टीआरएनए को एक्सेप्ट करती जाएगी। वो टीआरएनए यदि इस एमआरएनए के कोडोन से मैच करने वाले हैं उनका एंटीकोडोन, तब तो वो टीआरएनए यहां पर फिट हो जाएगा। यदि वो टीआरएनए इस एमआरएनए के यहां पर कोडोन से मैच नहीं कर पाते तो उन टीआरएनए को यहां से हटा दिया जाता है। टीआरएनए जुड़ेंगे, टीआरएनए मान लीजिए यहां पर आया, यहां से इस एमआरएनए से उसका कोडोन मैच हो गया, ये वाला एमिनो एसिड यहां पर है। फिर क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे की तरफ इस प्रकार से मूव करेगा इस एमआरएनए के ऊपर। जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो यहां वाला टीआरएनए तो इस P साइट के ऊपर आ जाएगा, P साइट वाला टीआरएनए जो है वो E साइट या एग्जिट साइट के ऊपर आ जाएगा। यहां से ये टीआरएनए अलग होता जाएगा, नया टीआरएनए एक्सेप्टर साइट से आता जाएगा, और ये जो मिथियोनिन अमीनो एसिड सबसे पहला टीआरएनए लेकर के आया था वो आने वाले नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो इस P साइट के ऊपर प्रेजेंट टीआरएनए से जुड़ा हुआ जो अमीनो एसिड है वो पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा इस प्रकार से जुड़ता जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन का इलोंगेशन या दीर्घीकरण होता रहेगा। ठीक है जी। यहां पर कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और लास्ट स्टेप जो है टर्मिनेशन। उस टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे ही एमआरएनए के ऊपर कोई समापन कोडोन आ जाता है, कोई टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है। अब टर्मिनेशन कोडोन या समापन कोडोन के लिए तो कोई भी एमिनो एसिड होता ही नहीं है, तो टीआरएनए इस एमआरएनए की टर्मिनेशन कोडोन से मैच ही नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, और वो रिलीजिंग फैक्टर क्या होते हैं, इस एक्सेप्टर साइट पर आकर के जुड़ेंगे। कोई टीआरएनए तो आया नहीं, क्योंकि इस एमआरएनए में वो टर्मिनेशन कोडोन आ चुका है, समापन कोडोन आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में कोई रिलीजिंग फैक्टर यहां पर इस एक्सेप्टर साइट से आकर के जुड़ेगा, और जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर यहां से आकर के जुड़ता है तो वो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो P साइट के ऊपर जुड़े हुए इस टीआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है उस पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड को इस टीआरएनए से अलग कर देता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाती है। यहां से ये जो टीआरएनए है वो एग्जिट साइड से होते हुए बाहर हो जाते हैं, और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन इस पेप्टाइड चेन के पेप्टाइडल साइट के ऊपर प्रेजेंट टीआरएनए से अलग हुई,
राइबोसोम की बड़ी और छोटी सब यूनिट भी डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है, और ट्रांसलेशन या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस की स्टेप थर्ड है टर्मिनेशन, वो कंप्लीट हो जाती है। आई बात समझ में? तो ट्रांसलेशन या अनुवादन के अंदर ये सारी डिटेल आपको लिखनी है यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आप ये दोनों स्टेप शॉर्ट के अंदर लिख देंगे कि सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन एमिनो एसाइल जो सिंथेटेज एंजाइम है उसके द्वारा, फिर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर टीआरएनए ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस अपन इन 3 स्टेप्स के अंदर करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर जितने भी इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे आपको मेंशन करने हैं। इलोंगेशन के अंदर जितने भी इलोंगेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है डायग्राम सहित। और लास्ट में टर्मिनेशन के अंदर किस प्रकार से रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा जैसे ही एमआरएनए के ऊपर कोई टर्मिनेशन कोडोन या समापन कोडोन आता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और इस प्रकार से इन 3 स्टेप्स के अंदर ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रक्रिया किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के बारे में आपको ये सब बताना है। इसके अलावा जेनेटिक कोडोन, जैसा कि मैंने बता दिया, जेनेटिक कोडोन उसकी जो विशेषताएं हैं, जितने भी 5 या 6 विशेषताएं हैं, ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन कौन से हैं, स्टॉप कोडोन कौन से हैं, ये छोटे वाले क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसलेशन के बाद में इस यूनिट से जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन या जीन नियमन। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन का रेगुलेशन या जीन नियमन कैसे होता है, और इसको समझाने के लिए जो जैकब और मोनार्ड ने ऑपेरोन मॉडल दिया था, जिसमें लैक ऑपेरोन मॉडल जो है वो अपन को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कई बार उससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं। और जीन रेगुलेशन के अंदर प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन रेगुलेशन है, जीन नियमन जो है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड जो अपना टॉपिक है यूनिट सेकंड के अंदर वो है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन या जीन नियमन। देखिए, जीन रेगुलेशन क्या है, किसी भी जीव को अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए लगातार बॉडी कार्य करती रहे, इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एंजाइम से प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कोई स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही होती है। अब जब उन प्रोटीन्स या एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैसे उस जीन को एक्सप्रेस होने से रोका जाए, या फिर जब रिक्वायरमेंट है तो किस प्रकार से उस जीन को ऑन किया जाए ताकि वो पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन बनाया जाए। इस प्रोसेस को अपन जीन रेगुलेशन या जीन नियमन कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर यदि अपन जीन रेगुलेशन की बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर यदि अपन जीन रेगुलेशन की या जीन नियमन की बात करें तो वहां पर एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि जीन रेगुलेशन क्या है। इंडक्शन और रिप्रेशन के द्वारा, इंडक्शन एंड रिप्रेशन प्रोसेस के द्वारा अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन को समझते हैं। इंडक्शन बोलते हैं प्रेरण या अभिप्रेरण, और रिप्रेशन बोलते हैं दमन। इनके द्वारा अपन प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया है, पहले अपन इंडक्शन को समझते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है कि एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एंजाइम का नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर है उस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है।
अब इस इकोलाई बैक्टीरिया को जब कल्चर मीडिया के अंदर लैक्टोज दिया जाता है, यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया के पास जब लैक्टोज है, उस समय तो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मान लीजिए इकोलाई को अपन ने ऐसे कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाया जहां पर आप डायरेक्ट उसको ग्लूकोज दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इस इकोलाई को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इकोलाई बैक्टीरिया जब लैक्टोज मीडियम के अंदर है तब तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, और जब लैक्टोज मीडियम के अंदर नहीं है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण जो है वो नहीं किया जाता। यहां पर लैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के निर्माण के लिए इंड्यूसर या प्रेरक का काम करता है। यहां पर लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए इंड्यूसर या प्रेरक का काम कर रहा है, और इस प्रोसेस को अपन इंडक्शन या प्रेरण बोलते हैं। यदि अपन लैक्टोज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अमाउंट के बीच में ग्राफ खींचे, ग्राफ बनाए, यहां पर जैसे अपन ले रहे हैं लैक्टोज की कंसंट्रेशन, और इस एक्सिस पे अपन मान लीजिए ले रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप लैक्टोज की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तभी बनाएगा इकोलाई बैक्टीरिया जब मीडियम के अंदर लैक्टोज है। तो यहां पर लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस के लिए इंड्यूसर का काम कर रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन का। दूसरा, रिप्रेशन को अपन समझते हैं। नॉर्मली इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी एमिनो एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इकोलाई बैक्टीरिया को यदि बाहर से आपने कोई एमिनो एसिड नहीं दिया मीडियम के अंदर, तो इकोलाई के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने अंदर ऐसे एमिनो एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम का निर्माण कर सकता है जो उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को बना लेगा। जैसे मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया को आप बाहर से हिस्टिडीन एमिनो एसिड की सप्लाई नहीं कर रहे, हिस्टिडीन एमिनो एसिड बाहर से आप इकोलाई बैक्टीरिया को नहीं दे रहे, तो ऐसी कंडीशन में इकोलाई बैक्टीरिया हिस्टिडीन एमिनो एसिड बनाने वाला जो एंजाइम है उसका निर्माण करने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही आपने बाहरी आउटर मीडियम के अंदर हिस्टिडीन एमिनो एसिड उस इकोलाई बैक्टीरिया को दे दिया, उसी कंडीशन में वो जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम का एक्सप्रेशन रोक देगा। यहां पर हिस्टिडीन एमिनो एसिड उस हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम के लिए रिप्रेशर का काम कर रहा है। उस हिस्टिडीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम के लिए यहां पर दमक का कार्य कर रहा है, जिसे अपन को रिप्रेशर कहते हैं। आई बात समझ में? यहां पर जब अपन हिस्टिडीन की अमाउंट और हिस्टिडीन बनाने वाले एंजाइम की अमाउंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ अपन को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप हिस्टिडीन एमिनो एसिड की मात्रा, इधर की तरफ हिस्टिडीन एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हिस्टिडीन बनाने वाले एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और इस प्रोसेस को रिप्रेशन या दमन कहते हैं। तो इंडक्शन और रिप्रेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोकैरियोट्स के अंदर अपन जीन एक्सप्रेशन को या जीन रेगुलेशन को समझ सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए लैक ऑपेरोन मॉडल को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन रेगुलेशन की प्रोसेस है
उसको समझाने के लिए जो जैकब और मोनार्ड ने लेक ऑपेरॉन मॉडल दिया, उस लेक ऑपेरॉन मॉडल को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लेक ऑपेरॉन मॉडल जो वो किसने दिया, तो जैकब और मोनार्ड ने, या मोनार्ड, जैकब और मोनार्ड ने 1961 के अंदर, 1961 के अंदर ये लेक ऑपेरॉन मॉडल दिया था, पहली बात। दूसरी बात, लेक ऑपेरॉन मॉडल जो जैकब और मोनार्ड ने दिया 1961 के अंदर, इसके लिए इनको 1965 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनके अनुसार इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो लैक्टोज शुगर है, उस लैक्टोज शुगर की अमाउंट को कम या ज्यादा करके अपन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैकब और मोनार्ड के अनुसार इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर लेक ऑपेरॉन के अंदर मेनली अपन 3 अलग अलग टाइप के जीन्स बताते हैं। जैसे ये इकोलाई बैक्टीरिया का कोई डीएनए है, उसके अंदर लैक्टोज शुगर के द्वारा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है उसका निर्माण कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए एक ऑपेरॉन कंसेप्ट दिया गया है। ऑपेरॉन मतलब बहुत सारे जीन्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक साथ रेगुलेट हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑपेरॉन। ठीक है, तो यहां पर लैक ऑपेरॉन के अंदर एक तो होता है रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन के अलावा यहां पर होता है प्रमोटर। ठीक है, रेगुलेटरी जीन होगा, इसके अलावा प्रमोटर होगा। प्रमोटर के अलावा एक होता है ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर जीन। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, जिसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट है, जेड, वाई एंड ए। ठीक है, ये लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें रेगुलेटरी जीन भी आपको यहां पर दिखा रखा है। रेगुलेटरी जीन के अलावा जो प्रमोटर जीन सीक्वेंस है, इसके अलावा ऑपरेटर जो जीन सीक्वेंस है, उसको भी अपन ने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, और लास्ट में है स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन, जिसके अंदर जेड, वाई और ए 3 अलग अलग जीन है। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब लैक ऑपेरॉन ऑन है तब क्या कंडीशन होती है। ये जो रेगुलेटरी जीन है, इस रेगुलेटरी जीन के द्वारा एक रिप्रेशर एमआरएनए बनाया जाता है और इस रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनाया जाएगा। उससे क्या बनाया जाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनाया जाएगा। ये रिप्रेशर प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब लैक्टोज मालिए मीडियम के अंदर नहीं है, तो उस समय क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस के ऊपर आकर के बाइंड हो जाता है। प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा और इन स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को करवाएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस कंडीशन में लैक ऑपेरॉन ऑफ है। लेकिन जब लैक्टोज इकोलाई बैक्टीरिया को दिया गया है, तो लैक्टोज यहां पर इंड्यूसर की तरह काम करता है और ये लैक्टोज इस रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड होकर के इसे इनएक्टिव कर देता है, इसे निष्क्रिय कर देता है। जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन इनएक्टिव होगा, तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है वो इस ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं हो पाएगा। अब ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं हो पाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर सीक्वेंस से बाइंड होगा, आगे ऑपरेटर से स्ट्रक्चरल जीन की तरफ जाता हुआ जेड, वाई और ए जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। यहां पर जो जेड, वाई और ए जीन है, इनके द्वारा एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण होता है और यहां पर ए जीन वाला जो पार्ट है, जेड जीन वाला जो पार्ट है, उससे तो एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन के द्वारा एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है परमीज, और ए जीन के द्वारा जो एंजाइम बनता है उसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज।
ये 3 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जेड, वाई और ए जीन्स के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं या इनका निर्माण इनसे होता है। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उसके अंदर 4 सब यूनिट होती है, परमेज के अंदर 1 सब यूनिट है और ट्रांस एसिटाइलेज के अंदर 2 सब यूनिट है। अब यहां पर लैकोपेरोन कब ऑन है और कब ऑफ है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। जब इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर लैक्टोज दिया जाता है तब तो लैकोपेरोन ऑन है, और जैसे ही इकोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया के अंदर लैक्टोज नहीं दिया जाता तो उस समय लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में प्रेजेंट नहीं है, तो रेगुलेटरी जीन से बनने वाला रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है और स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को रोक देता है। भाई जब लैक्टोज है ही नहीं मीडियम के अंदर, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट कहां है? तो लैक्टोज नहीं है तब तो ऑफ, लैक्टोज है तब लैकोपेरोन ऑन रहता है। आगे बात समझ में। और इस प्रकार का जो जीन रेगुलेशन है उसे नेगेटिव जीन रेगुलेशन कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में लैकोपेरोन ऑन रहता है जब लैक्टोज मीडियम के अंदर होता है, लेकिन जब लैक्टोज नहीं है तो उस समय ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होता है और इस प्रकार के जीन रेगुलेशन को नेगेटिव जीन रेगुलेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में। यदि मान लीजिए इनमें से किसी भी जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से लैकोपेरोन हमेशा ऑन रहता है, और कई बैक्टीरिया, कई इकोलाई बैक्टीरिया के ऐसे स्ट्रेन या प्रभेद देखे गए हैं जिनके अंदर लगातार लैकोपेरोन ऑन ही रहता है, जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, चाहे मीडियम के अंदर लैक्टोज हो या ना हो। ऐसे इकोलाई के स्ट्रेन जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन या अहेतुक प्रभेद कहा जाता है। यदि रेगुलेटरी जीन में मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया तो रेगुलेटरी जीन रिप्रेशर एमआरएनए बनाएगा ही नहीं। अब रिप्रेशर एमआरएनए नहीं बना, रिप्रेशर प्रोटीन यदि नहीं बना तो रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं होगा और स्ट्रक्चरल जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो लगातार होता रहेगा। या फिर म्यूटेशन हो जाए ऑपरेटर के अंदर, तो ऑपरेटर के अंदर यदि म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से भी रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और जीन्स का एक्सप्रेशन लगातार चलता रहेगा। तो इकोलाई बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन या कुछ प्रभेद ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें लगातार स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होता रहता है। ऐसे स्ट्रेन या प्रभेद को अपन कॉन्स्टिट्यूटिव स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए 2 छोटे छोटे टॉपिक्स, एक तो है एटीन्यूएशन। ये तो हो गया लैकोपेरोन मॉडल द्वारा प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन को अपन कैसे समझ सकते हैं। लैकोपेरोन मॉडल को पूरी डिटेल में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन या तो ये आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन नियमन को विस्तार पूर्वक समझाइए, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो लैकोपेरोन मॉडल है उसके द्वारा जीन नियमन को समझाइए। तो तब वहां पर आपको केवल लैकोपेरोन के मॉडल के बारे में बताना है, कब लैकोपेरोन ऑन रहेगा, कब ऑफ रहेगा। ठीक है, डायग्राम सहित आपको ये चीजें बतानी है। ठीक है, इसके अलावा 2 टॉपिक होते हैं, एक तो एटीन्यूएशन जो आपके सिलेबस के अंदर है, एक है एंटी टर्मिनेशन। एटीन्यूएशन तो कुछ ऑपेरोन मॉडल्स के लिए एक ऐसी प्रोसेस है, एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है, और एंटी टर्मिनेशन भी। एटीन्यूएशन तो किसी ऑपेरोन को ऑफ करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होती है, जैसे ट्रिप ऑपेरोन के अंदर पाई जाती है, जिसे अपन एटीन्यूएशन बोल रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, डिटेल से अपन ने पढ़ लिया है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक होता है एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेशन सिग्नल आने के बावजूद भी लगातार आरएनए का सिंथेसिस करता रहता है, आरएनए का निर्माण लगातार होता रहता है टर्मिनेशन सिग्नल आने के बावजूद भी, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंटी टर्मिनेशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कई बार शॉर्ट नोट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इनसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड टॉपिक जो है इस यूनिट से, जिसका नाम है जीन रेगुलेशन या जीन नियमन, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिसके अंदर लैकोपेरोन मॉडल
और ये दो जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक शॉर्ट नोट के अंदर आपको बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है एक प्रकार का ऐसा एंजाइम जो कि सेंट्रल डोग्मा के रिवर्स काम कर रहा है। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं? एक तो है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है जो डीएनए है उस डीएनए से आरएनए या एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया को तो अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। यहां पर जो एंजाइम्स काम में आते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं और वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डीएनए पे निर्भर होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टैमिन। टैमिन ने जो रिट्रोवायरस हैं उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम भी डिस्कवर किए जो कि एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं, जो कि एमआरएनए से डीएनए बना सकते हैं, आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके डीएनए का सिंथेसिस कर सकते हैं। और ऐसे एंजाइम को टैमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम दिया था। और उसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था बाल्टीमोर। उन्होंने भी बताया कि रिट्रोवायरसेस के अंदर इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत के अंदर ये सेंट्रल डोग्मा का रिवर्स कंसेप्ट होने की वजह से सही नहीं माना गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने देखा कि हाँ कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर एमआरएनए से वापस डीएनए का निर्माण भी किया जा सकता है, और उन एंजाइम्स को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा गया। एक्चुअल में ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो एक प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कैसे है? आरएनए डिपेंडेंट या आरएनए के ऊपर निर्भर है। आरएनए से डीएनए बन रहा है तो एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, और किसके ऊपर निर्भर है? आरएनए के ऊपर। ऐसे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है। आगे बात समझ में। अलग अलग प्रकार के वायरसेस के अंदर अलग अलग प्रकार के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी उसके बाद में की गई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस प्रकार से आरएनए से डीएनए बनाएगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आरएनए है, ठीक है। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बनाएगा, जिसके लिए आरएनए प्राइमर की भी आवश्यकता होगी। और इस प्रकार से 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए का एक स्ट्रैंड ये हो गया, ये है आरएनए, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डीएनए आरएनए हाइब्रिड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके आरएनए प्राइमर का उपयोग करके 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए का एक स्ट्रैंड बना लिया। अब ये जो बना है इसे डीएनए आरएनए हाइब्रिड कहा जाता है। यहां पर अब आरएनएज एंजाइम यूज होता है। वो आरएनएज एंजाइम क्या करता है? इस आरएनए के स्ट्रैंड को तो डाइजेस्ट कर देता है और केवल डीएनए का एक स्ट्रैंड बचता है 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचा। अब नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके यहां पर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस और कर लिया जाता है और इस प्रकार से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार से निर्मित डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है, सी डीएनए कहा जाता है। और बहुत सारे सी डीएनए प्राप्त करने के बाद में इसे सी डीएनए लाइब्रेरी अपन कहेंगे, ठीक है। 4th यूनिट के अंदर ये अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने कैसे एमआरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके डीएनए का निर्माण किया, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग की यदि अपन बात करें तो सबसे पहला तो सी डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा जो पीसीआर टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके अंदर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो इंसुलिन हार्मोन है, उस इंसुलिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जीन की सीक्वेंस के अंदर, जीन सीक्वेंसिंग के अंदर भी ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। ये कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस जो है वो अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बता सकते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ऊपर भी यदि शॉर्ट नोट आए तो आप बता सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये किस प्रकार से डीएनए का निर्माण करता है और इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर में यूनिट 2 के जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो पोर्शन है वो भी इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यूनिट 2 के अंदर मेनली मुख्यतः अपने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ट्रांसलेशन के अंदर जेनेटिक कोडोन भी आ गया, उसके अंदर इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों स्टेप आ गए डिटेल में। जीन रेगुलेशन की यदि अपन बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें लैकेपोरन मॉडल। इसके अलावा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन में कई बार एटीन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो यहीं पर अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और बाकी ये टॉपिक्स यदि आप सारे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इनके नोट्स बनाना चाहते हैं, अभी भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप आई स्टडी ऑनलाइन ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करके आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उस यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 181 रुपये में। चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं चाहे हिंदी मीडियम से हैं, राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अलग से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी का अपने मीडियम के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से कोर्स परचेज करके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से हो या फिर आप PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग से कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर। आप वहाँ से उस ऐप से वो कोर्स परचेज करके डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेज है वो अपनी इसी प्रकार से जारी रहेंगी। यदि आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप से अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोर्स को परचेज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें नेक्स्ट जो 3rd और 4th यूनिट्स है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।